नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और यूपीटीजीटी सोशल साइंस के नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से उपस्थित हुए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वह भूकंप से संबंधित है। भूकंप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और आज हम भूकंपीय लहरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भूकंपीय लहरें होती क्या है? भूकंप पृथ्वी के अंदर जो है घटित होने वाली एक घटना है। भूकंप के अंदर जब पृथ्वी के अंदर जो है जब किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती है तो उस हलचल के कारण जो है वहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहां से सबसे पहले जहां से लहरों का उद्भव होता है उस स्थान को उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र क्या होता है। तो जहां से तरंगों का उद्भव होता है, भूकंप कहां से तरंगों का उद्भव होता है? पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहां से सबसे पहले जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं, लहरें निकलती हैं, जो कंपन होता है जहां से सबसे पहले शुरू होता है, उसे ही हम भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। उत्पत्ति केंद्र से तरंगे निकल करके उस स्थान पर जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता, अनुभव होता, जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का धरातल के पर का वह भाग भूकंप मूल पृथ्वी के नीचे होता, पृथ्वी के गहराई में होता है। और इसकी कई भी स्थितियां होती हैं। यह 0 से 50 किलोमीटर की गहराई में होता है, 50 से 250 किलोमीटर की गहराई में भी होता है, और इसके अलावा 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक भी होता है। इसे प्लूटोनिक भूकंप कहा जाता है, मध्यवर्ती भूकंप कहा जाता है। सामान्य भूकंप जो है वह 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक के भाग जो है वह सामान्य भूकंप। इसके अलावा 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक अगर भूकंप मूल की स्थिति होती है तो उसे मध्यवर्ती भूकंप, और अगर 250 से अधिक होती है और 700 किलोमीटर की गहराई तक का अगर होता है तो उसे प्लूटोनिक भूकंप भी कहा जाता है। तो भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा जाता है। तो भूकंप मूल है क्या? सबसे पहले जहां से भूकंपीय तरंगों का उद्भव होता है उसे ही हम भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। उत्पत्ति केंद्र से कुछ तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे जो हैं, इन्हीं तरंगों को जो है भूकंपीय लहर के नाम से जाना जाता है। यहां से तरंगे उठ करके धरातल की तरफ आती हैं या नीचे की तरफ जाती हैं। तो सबसे पहले भूपटल का वह भाग जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। उसे अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से तरंगे जो है विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। अधिकेंद्र पर ही इनका अध्ययन किया जाता है और जिन यंत्र की सहायता से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है और सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। इसे भूकंप लेखी यंत्र भी कहा जाता है। हिंदी में इसे भूकंप लेखी यंत्र भी कहा जाता है। यानी अधिकेंद्र पर जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है वहां पर सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से जो है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है और इनकी तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप अधिकेंद्र से जो निकलने वाली तरंगे होती हैं, जैसे जैसे ये दूर हटती जाती हैं इनकी तीव्रता और ऊर्जा में भिन्नता आती जाती है। सबसे पहले जो है कभी कभी अधिकेंद्र पर तरंगों की तीव्रता इतनी कम होती है कि उसका अंकन भी सिस्मोग्राफ में नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों जो है का उद्भव होता है अधिकेंद्र पर। भूकंप मूल से निकल करके सबसे पहले तरंग जो है वह अधिकेंद्र पर पहुंचती है जो काफी क्षीण होती है। उसके बाद जो है दूसरी तरंग निकलती है जो पहली तरंग से जो है काफी तीव्र होती है।
तो इसके बाद दूसरी के बाद तीसरी तरंग का उद्भव होता है जो सबसे तीव्र होती है। तो तीव्रता के आधार पर जो है इन तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो वह तरंगे कौन कौन सी है? पहला है प्राथमिक या अनुदैर्ध्य। प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी है आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग। और तीसरा जो है वह है धरातलीय तरंग। इनकी तीव्रता और गुणों के आधार पर जो है इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरी है आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग, और तीसरा जो है वह है धरातलीय तरंग। इसे पी से और इसे यस से और इसे यल से जो है इंगित किया जाता है। प्राथमिक तरंगों को पी से, आड़ी या अनुप्रस्थ या इसे द्वितीयक तरंग कहते हैं, इसे यस से, और धरातलीय तरंग या सरफेस वेव है जिसे यल से प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक तरंगे जो हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनका स्वभाव जो है वह ध्वनि तरंगों का समान होती है और इनका कंपन जो है वह ध्वनि तरंगों यानी तरंगों में आगे पीछे होता। ये तरंगों में जो है ये आगे पीछे की तरफ चलती हैं, इनका कंपन होता है जिसके कारण ये धक्के देते हुए चलती हैं और इनसे जो है चट्टानों में दबाव पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें दबाव वाली तरंग भी कहा जाता है। इन्हें जो है दबाव वाली तरंग भी कहा जाता है। तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती है और कंपन में जो अणुओं की गति होती है वह आगे पीछे होती है। आगे पीछे होती है तो ये धक्के देते हुए आगे पीछे चलती हैं जिसके कारण चट्टानों पर दबाव पड़ते हैं, इसलिए इसे दबाव वाली तरंग भी कहा जाता है। ये सब चीजें परीक्षा में छोटी छोटी पूछे जाती हैं, जैसे किन तरंगों की में अणुओं की गति ध्वनि तरंगों के समान होती है तो वह प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग होती है। या कभी कभी पूछा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। किनकी गति जो है वह आगे पीछे होती है, किनकी ध्वनि तरंगों में अणुओं की गति आगे पीछे होती है, तो वह होती है हमारी प्राथमिक तरंगों की। तो इससे प्राथमिक तरंगों में जो है अणुओं की गति आगे पीछे होती है या धक्के देते हुए चलती है, इसीलिए इन्हें जो है दबाव वाली तरंग भी कहते हैं। और इनका उद्भव जो वह चट्टानों में कंप्रेशन के कारण होता है, संपीड़न के कारण होता है। जब उनमें कंप्रेशन उत्पन्न होता है, संपीड़न उत्पन्न होता है, तब इस प्रकार के भूकंपी तरंगों का जो है उद्भव होता है। और ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंग होती है और इनकी गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लेकर के 14 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। इनकी सबसे कम गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड और अधिकतम गति 14 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और चट्टानों की सघनता पर इनके गति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अगर चट्टानें काफी कठोर और सघन है तो इनकी गति उसमें काफी तेज होती है, और अगर चट्टानें जो है वह कम सघन है या कहीं पर तरल अवस्था है तो इनकी गति मध्यम हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये ठोस भाग में जो है काफी तेजी के साथ चलती है, जबकि यह तरल पदार्थों में इनकी गति धीमी हो जाती है। जहां पर एक समान ठोस चट्टानें मिलती हैं घनत्व की तो इनकी गति काफी तीव्र हो जाती है, लेकिन अगर जैसे ही चट्टानों की बनावट में अंतर आता, सघनता कम होती है, का घनत्व कम होता है या कहीं पर तरल भाग आता है तो ये प्राथमिक तरंगों की जो है गति कम हो जाती है। तो इन्हें दबाव वाली तरंग भी कहा जाता है। इनमें अणुओं की गति आगे पीछे होती है, इनमें कंपन जो वह आगे पीछे होता है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और इनकी गति जो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और ये सर्वाधिक तीव्र गति से भ्रमण करने वाली तरंग होती है। इसके अलावा ये ठोस भाग में काफी तेजी से चलती है, जबकि तरल भाग में ये की गति जो है वह धीमी हो जाती है। और सबसे पहले भूकंप मूल से प्राथमिक तरंगों का ही उद्भव होता है। तो ये इनकी जो है सामान्य विशेषता है। इसके अलावा आड़ी या अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगे को स्वभाव जो है
जल तरंगों के समान होता। यह जल तरंगों के समान होता है, जिसमें अणुओं की गति जो है तरंगों के समकोण पर होती। इनमें जो है अणुओं की गति तरंगों के समकोण पर होती है, इसीलिए इससे सबसे ज्यादा नुकसान होते हैं, इसलिए इसे विध्वंसक तरंग भी कहा जाता। इनका उद्भव जो है वह प्राथमिक तरंगों के बाद होता है। इनमें अणुओं की गति जो है तरंगों के समकोण पर होती है, इसीलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जबकि द्वितीयक तरंगों को आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी इसमें अणुओं की गति जो है समकोण पर होती है, काफी ऊपर नीचे होती है। इससे जो है धरातल ऊपर नीचे जो है उड़ जाता है या नीचे धसक जाता है। तो ये काफी जो है विध्वंस करने वाली तरंग होती है, इनसे काफी नुकसान होते हैं। धरातल खसक जाता है, नीचे दब जाता है या ऊपर उड़ जाता है। इनमें कुछ इस तरह की जो है गतियां होती, इसीलिए इसे विध्वंसक तरंग भी कहा जाता है। तो ये प्राथमिक तरंगों के बाद जो है इनका उद्भव होता। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह सिर्फ ठोस भाग में गमन करती है। द्वितीयक तरंगे जो है यह सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि यह सिर्फ ठोस भाग में गमन करती है, तरल भाग में यह लुप्त हो जाती। जबकि प्राथमिक तरंग तरल में भी चलती है, ठोस में चलती है, लेकिन ठोस में उसकी गति तेज होती है और तरंग में उसकी गति धीमी हो जाती है। वहीं पर आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग ठोस में काफी तेजी से चलती है, लेकिन जैसे इसके मार्ग में कहीं पर तरल पदार्थ आ जाते हैं तो यह लुप्त हो जाती है। इन्हें विध्वंसक लहर भी कहा जाता है। और इनकी गति जो है वह लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती। इनकी गति जो है वह लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड के समथिंग होती है। इसके बाद आती है तीसरी धरातली तरंग, जिसे अंग्रेजी के अक्षर यल से प्रदर्शित किया जाता। प्राथमिक तरंगों को पी से, द्वितीयक तरंगों को यस से, अनुप्रस्थ तरंगों को, और तीसरी जो है धरातली तरंग होती। धरातली तरंगों, यह दोनों तरंगों के बाद इसका उद्भव होता है, लेकिन इसका मार्ग काफी लंबा होता है और ये जल और थल दोनों पर भ्रमण करती। ये धरातल के ऊपरी भाग पर भ्रमण करती हैं, इससे मकानों को काफी नुकसान होता है। यल तरंगे सबसे बाद में आती हैं, ये धरातली भाग पर प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण जो है इनसे ऊपरी मकान सतह के मकानों को, भूपरपट्टी को काफी नुकसान पहुंचता है। और ये पूरे स्थल का भ्रमण करने के बाद, भूपरपट्टी का भ्रमण करने के बाद जो है यह अपने अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। इसी कारण जो है इनसे नुकसान काफी ज्यादा होते हैं, ये काफी विनाशकारी है। सभी तरंगों में सबसे ज्यादा विनाशकारी जो है वह धरातली तरंग है, क्योंकि धरातल के ऊपरी भाग पर प्रवाहित होती है, जिसके कारण जो है मकानों का क्षति जो है, इसे मकानों, रास्तों की क्षति सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबसे विनाशकारी तरंग है और सबसे बाद में जो है अपने अधिकेंद्र पर पहुंचती है। और लेकिन सबसे वेगवान तरंग जो है वह आपकी प्राथमिक तरंग है। सबसे विनाशकारी तरंग जो है धरातली है, और विध्वंसक तरंग जो है वह आड़ी या तरंग है, जिसके कारण जो है धरातल ऊपर नीचे की तरफ धंस जाता है। तो ये जो तीन तरंगे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी इसे कहा जाता है। प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग, प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इनकी गति जो है वह ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनमें अणुओं का कंपन जो है तरंगों के आगे पीछे की तरफ होता है, यानी इसे धक्के देते हुए चलती, इसलिए इन्हें दबाव वाली तरंग भी कहा जाता है। और इनका उद्भव चट्टानों में कंप्रेशन के कारण होता है, संपीड़न के कारण होता है। और यह की गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लेकर के 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है। दूसरी है आड़ी या अनुप्रस्थ तरंगे, जिनमें इनमें अणुओं की गति जो है वह जल तरंगों के समान होती है, यानी इसमें जो है अणुओं का कंपन जो है तरंगों के समकोण पर होता है, और इससे जो है नुकसान काफी ज्यादा होते हैं। इन्हें विध्वंसक तरंग भी कहा जाता है। और इनका स्वभाव होता है कि यह ठोस भागों में काफी तेजी से गमन करती हैं, लेकिन तरल भागों में यह बहुत धीरे धीरे गमन करती है। जबकि पी तरंगे जो है वह ठोस भाग में भी चलती है और तरल भाग में भी चलती है, लेकिन ठोस में उसकी गति तेज होती है, जबकि तरल में उसकी गति जो है वह कम हो जाती है। इसके अलावा जो धरातली तरंग है
ये जल और थल दोनों पर चलती है, यानी तरल में भी चलती है और ठोस में भी चलती है, लेकिन ये धरातल के ऊपर होती है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं, इसे विनाशकारी तरंग भी कहा जाता है। और इनकी गति जो है वह 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये जो 3 मुख्य तरंगे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तरंगों का उद्भव और गमन धरातल के नीचे होता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वह हमें प्राप्त होती हैं पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में, यानी इन तरंगों से हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट, पृथ्वी के अंदर की चट्टानों की घनत्व, उनकी सघनता, इसके अलावा तरल स्थिति, ठोस की स्थिति, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे प्राथमिक तरंगे जो है ये ठोस भाग में चलती है, तरल में इनकी गति धीमी हो जाती है। तो अगर यहाँ जिनकी गति यहाँ जहाँ तेज हो रही हो तो इससे हमें इस बात का पता लगता है कि यहाँ पर ठोस भाग है। और ये चट्टानों में सघनता जितनी ज़्यादा होती है और एक ही समान चट्टान अगर हो तो ये काफ़ी तेजी से निकलती है। अगर प्राथमिक तरंग कहीं सीधी जा रही हो तो इससे इस बात का पता लगता है कि ये संपूर्ण भाग में एक ही घनत्व वाली चट्टानें पाई जाती है। अगर पी तरंग कहीं पर घूम जाती है, मुड़ जाती है, तो इससे यह बात साबित करता है कि यहाँ से यहाँ तक जो वह चट्टानों की सघनता में अंतर है। और कहीं पर इनकी गति अगर धीमी हो जाती है तो वह स्थान तरल होने का संकेत देता है। इसी प्रकार हमारी आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग जो है सिर्फ ठोस भाग में ही गमन करती है और तरल भाग में गमन नहीं करती। तो यह ठोस भाग में काफी तेजी से चलती है, लेकिन अगर यह कहीं बीच में लुप्त हो जाए तो इससे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वहां पर जो है तरल भाग है। यह जल और थल दोनों में चलती। तो हमें भूकंपी तरंगों से जो है वह पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में पता चलता है। और इससे जो मुख्य बनने वाले प्रश्न है वह ज्यादातर उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल पूछे जाते हैं। तो उत्पत्ति केंद्र और भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंपी तरंगों का उद्भव होता है। भूकंपी तरंगें सबसे पहले जहां पर अनुभव की जाती हैं उस स्थान को अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप की तरंगों को अध्ययन करने के लिए एक यंत्र लगाया जाता है अधिकेंद्र पर या भूकंप केंद्र पर। इसे सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र कहा जाता है। सिस्मोग्राफ के माध्यम से ही अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उस पैमाने का नाम है रिक्टर स्केल, जो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को दर्शाता है। और इसमें प्रत्येक संख्या दूसरी संख्या के से 10 गुना गुणांक में होता है, यानी इसकी एनर्जी इससे 10 गुना जो है वह अधिक होती है। तो 1 से 9 की संख्याओं में इसे दर्शाया जाता है और इसे जो है रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो भूकंप को मापने का जो स्केल है वह रिक्टर पैमाना है। रिक्टर महोदय ने जो है इसे दिया था, रिक्टर नामक विद्वान है, तो उन्हीं के नाम पर जो इसको रख दिया गया रिक्टर स्केल। तो भूकंप या अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र वह स्थान है जहां पर भूकंपी लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। जहां से भूकंप का उद्भव होता है उसे भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। उत्पत्ति केंद्र से जो है 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। प्राथमिक तरंग या इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, जिसकी गति ध्वनि तरंगों के समान होती है और इसमें अणुओं का कंपन तरंगों के आगे पीछे होता है। यह चट्टानों पर धक्के देते हुए चलती है, इसलिए इसे जो है दबाव वाली तरंग कहा जाता है। इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके अलावा यह ठोस भाग में काफ़ी तेजी से जाती है, लेकिन तरल भाग में इनकी गति काफ़ी क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार जो है द्वितीयक तरंगे हैं, जिसे यस अक्षर से संबोधित किया जाता है, इसे आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इनमें अणुओं का कंपन जो है वह तरंगों के समकोण पर होता है। इसे जो है दबाव वाली तरंग, इसे जो है विध्वंसक तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे धरातल का भूखंड कभी ऊपर या उठ जाता है या कभी नीचे भी धस जाता है। इनके प्रभाव से ये ठोस भाग में काफ़ी तेजी से चलती है। इनकी गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरी तरंग धरातली तरंग होती है, जो धरातल के ऊपर भ्रमण करती है। और
यह काफ़ी लंबा भ्रमण करने के कारण जो है इनकी गति जो है वह काफ़ी धीमी हो जाती है, लगभग 3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यह गति करती है, लेकिन यह जल और थल दोनों में भ्रमण कर जाती है, इसलिए इसका प्रभाव जल और स्थल दोनों पर होता है। और इससे जो है हमारी भूपरपट्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। भूपरपट्टी को नुकसान पहुँचाने वाली जो ये मुख्य तरंग है वह हमारी धरातली तरंग है। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यह हमारी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तरंगों की कुछ विशेषताएं हैं, और इससे जो इस तरह के प्रश्न हमेशा आपसे बन सकते हैं कि किस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है और किसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, किसकी गति ध्वनि तरंगों के समान होती कंपन और किसमें लहरों का कंपन जल तरंगों के समान होता है, किस तरंग को विध्वंसक तरंग कहते हैं तो विध्वंसक तरंग द्वितीयक तरंग को कहा जाता है, दबाव वाली तरंग किसे कहते हैं तो प्राथमिक तरंगों को कहा जाता है, कौन सी तरंग है जो जल और स्थल दोनों पर प्रवाहित होती है तो वह है हमारा धरातली तरंगे हैं, कौन सी तरंग है जो सिर्फ ठोस भाग में भ्रमण करती है तरल भाग में नहीं तो वह हमारी द्वितीयक तरंगे जो ठोस भाग में भ्रमण करती हैं तरल भाग में नहीं के। तो इन तरंगों, ये जो हमारी 3 तरंगे हैं ये मुख्य तरंगे हैं। इन तरंगों के अलावा भी कुछ और तरंगों का अध्ययन किया गया है। 1909 ईस्वी में क्रोएशिया की कल्पा घाटी में भूकंप आया था, जहां पर 2 ऐसी तरंगों का पता चला जो गुण और विशेषता में प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के P यानी अयस तरंगों के ही समान थी, पर इनकी गति जो थी P और यस के बीच की थी। तो विद्वानों ने इसे PG और SG नाम दिया। क्रोएशिया की कल्पा घाटी में 1909 ईस्वी में एक भूकंप आया था, जहां पर जो है 2 ऐसी तरंगों के बारे में पता लगाया गया जो गुण और में जो गुण की विशेषता, इनका गुण था, इनकी विशेषताएं थी वह P और यस के तो समान थी, पर इनकी गति जो थी P और यस के बीच की थी, तो इसे P और G नाम दिया गया। तो G की गति P और G के बीच की थी, लगभग इनकी गति जो थी वह 5.3 किलोमीटर, और SG की गति जो है PG की गति 5.3 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जबकि SG की गति जो थी वह 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड थी। यानी P और SG की जो गतियां थी तरंगों की वह P और S के बराबर थी। तो इस तरह से 2 तरंगों का जो है वह पता लगाया गया था। इसके अलावा कुछ और भी भूकंपों से कुछ और तरंगों के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। 1923 और 1925 और 26 में कुछ और तरंगों के बारे में जानकारियां प्राप्त की गई, जिसमें 1923 में एक तरंग का पता लगाया गया जिसकी गति जो थी वह PG और P के बीच थी। तो इसे विद्वानों ने P स्टार, इस तरह से P स्टार करके उसका नाम दे दिया। और 1925 और 26 में एक और भूकंप द्वारा तरंग का पता लगाया गया जिनकी गति जो थी SG और S के बीच की थी, तो उसे S स्टार का नाम दे दिया गया। इस तरह से इन 3 तरंगों के अलावा PG, SG, P स्टार और S जो है स्टार करके जो है तरंगों के बारे में पता लगाया गया। तो इस तरह से जो है भूकंपीय तरंगे जो मुख्य होती है वह प्राथमिक, आड़ी और धरातली तरंगे, इसके अलावा जो है कुछ ऐसी तरंगे जो क्रोएशिया की कल्पा घाटी में 1909 में भूकंप आया तो उसमें 2 तरंगों के बारे में और पता लगाया गया था जिनकी गति P और S के बीच की थी, जिन्हें PG और SG नाम दिया गया, जिसमें PG की गति लगभग 5.3 किलोमीटर थी और SG की गति लगभग 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड थी। इसके अलावा कुछ और भी भूकंपों का अध्ययन किया गया। सन 1923 में जो है एक टार्न में एक भूकंप आया था। टार्न में भूकंप का पता लगाया गया था, तो जिसमें देखा गया कि एक ऐसी तरंग है जिसकी गति PG और P के बीच की है, तो इसे जो है वह P स्टार नाम दिया गया। लगभग 6 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इनकी गतियां जो है वह होती हैं। इसके अलावा 1925 में जेफरीज और जर्सी,
इन दो विद्वानों ने एक दूसरी तरंग का पता लगाया जिनकी गति जो है यस और यस जी के बीच की थी, जिन्हें जो है यस स्टार नाम दिया गया। इस तरह से एक तीसरी तरंग के बारे में भी पता लगाया गया। ये काफ़ी विनाशकारी तरंगे हैं, काफ़ी, जिसमें पी स्टार जो है काफ़ी वेगवती और काफ़ी जो है विनाशकारी तरंग है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होते। खास करके ये हमारे मध्यवर्ती भागों में, धरातल के मध्यवर्ती हमारे भूपर पट्टे हैं, हमारी पृथ्वी के मध्यवर्ती भागों में जो इनका उद्भव होता है और ये काफ़ी वेगवान है और काफ़ी तेज़ी से जो है यह भ्रमण करती है। तो इस तरह से हमारे 3 मुख्य तरंगे हैं। इन मुख्य तरंगों के अलावा हमारी 2 और तरंगे हैं, पी जी और यस जी, और इनके अलावा 2 और तरंगों के बारे में पता लगाया गया, पी स्टार और यस स्टार। इस तरह से हमारी 3 प्राथमिक तरंगे, 2 यह तरंगे और 2 यह तरंगे। तो इन तरंगों का उद्भव जो है वह पृथ्वी के अंदर होता है। भूकंप मूल से तरंगे उद्भव होकर के अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं और उसी समय सिस्मोग्राफ के माध्यम से इनका अध्ययन कर लिया जाता है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।